आकी खेड़ी मोड़ तो प्राण खड़े खोद दिए, लाखन माजरा तो प्राण खड़े खोद दिए, खरखोदा तो प्राण खड़े खोद दिए। जो धान कटाई का चल रहा सीजन है, इसमें पीछे कुछ जो बयान सुने थे मुख्यमंत्री जी ने, अपने अध्यक्ष बड़ौली जी ने भी ये कहा कि किसी किसान के ऊपर केस नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगातार केस हो रहे पराली जलाने को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले मन से कहा है कि क्रिमिनल आदमी या तो प्रदेश छोड़ दे या ये अपना धंधा छोड़ दे क्रिमिनल का, वरना तो प्रदेश में वो सेफ नहीं है। योगी मॉडल लागू, योगी मॉडल लागू होगा। आपने कहा कि भाई मतलब जो नाकाबिलियत पर जो टीचर लगे हैं अभी, इंटेलिजेंट टीचर लगे हैं, हाँ। लेकिन चाड़ा की बात यह है डाका साहब, जितने वो इंटेलिजेंट टीचर लगे ना सरकारी स्कूलों में, उनके 90% बालक प्राइवेट में पढ़ दे पावे। ओम एक आवाज चैनल देखने वाले सारे सम्मानित व प्यारे दर्शकों, राम निवास आर्य सतपाल देशवाल की हाथ जोड़कर राम राम। आज हम आए हैं रोहतक के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्री रणबीर ढाका जी के पास। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं जी, और उनको भी आज के इस खास मौके पर सबको विशेष धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में दर्शकों का भी और आम जनता का जितना बड़ा योगदान है, जितना सहयोग है और जनता ने सरकार बनाई है, इसलिए पूरे प्रदेश की जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा ढाका साहब, एक बात बताओ, आप गांव में जन्म हुआ आपका, गांव की धूल में खेलते खेलते और इस कमल के फूल के साथ आप जिलाध्यक्ष तक कैसे पहुंचे? हाँ जी, मेरा गांव में जन्म हुआ और मैं सूबेदार इंदर सिंह के घर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी आर्मी में अफसर थे और उसके बाद मैं जाट कॉलेज में 83 में आया हूँ। प्रेप में ही मैट्रिक तक गांव में पढ़ाई की, 10वीं तक। उसके बाद जाट कॉलेज में ग्रेजुएशन की शिक्षा ली। उसके बाद यूनिवर्सिटी में MA इकोनॉमिक्स मैंने किया। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद लॉ की डिग्री की। 92 में लॉ वकालत की डिग्री पास करके वकील बने। तब से मैं रोहतक में वकालत भी कर रहा हूँ। रोहतक बार का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, 3 बार सेक्रेटरी भी रहा हूँ और बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, सभी पद पर रहा हूँ जी। अच्छा ढाका साहब, एक बात बताओ, आप पीछे जैसे चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई, सब शुभकामनाएं दें आपने, लेकिन मैं ये कहूँ कि रोहतक की हार का क्या कारण है? देखो, रोहतक की हार का एक कारण है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री रहे 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके और कांग्रेस के लोगों ने, और मैं तो ये तो कहूँगा कि सोशल मीडिया और मीडिया ने भी ये प्रचार किया कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भूपेंद्र हुड्डा CM बनेंगे। इसलिए इस एरिया में ये नारा चला, लेकिन ज्यादा नहीं, रोहतक में तो थोड़ा सा ही मार्जिन रहेगा, हम जीत सकते थे आराम से, 1213 वोटों का रहेगा। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है हमारा, या कहीं ना कहीं समीकरण होते कई बार इलेक्शन के। लेकिन बात रोहतक का नहीं, हरियाणा का इलेक्शन था और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा बनने के बाद बीजेपी ऐसी अकेली पार्टी है जिसकी तीसरी बार सरकार बनी है और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। हमारे 48 MLA जीते हैं, पिछली बार 40 थे, अब 48 हैं। तो जनता ने सरकार के काम में मुख्यमंत्री नायब सैनिक के चेहरे पर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सभी की नीतियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए ये इतना भारी बहुमत दिया है। उसके लिए एक बार फिर मैं पूरे प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये तो हो गया जी, ये तो वाह बात होगी, बात ठीक है, पाम सब का पा, लेकिन रोहतक में लगातार दूसरी बार हारना पार्टी का कितने आपकी साख पर भी इस पद कोई ना प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है जी, आप जिला अध्यक्ष हो। आपकी बात सही है, लेकिन जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, मैं उस बात को वो नहीं करता। लेकिन पिछली बार भी हम जीत नहीं पाए थे और अब की बार अच्छा मुकाबला किया है और कलानौर में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया है और बादली में भी मुकाबला किया, झज्जर में भी मुकाबला तो उम्मीद से ज्यादा, जो उम्मीद लगा रहे थे उससे ज्यादा मिला जी मुकाबला तो देखने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे आप कागर है हल्का है कलानौर, कलानौर से लगातार चौथी बार शकुंतला खट्टक का बनना और आप खुद फिलहाल जिला अध्यक्ष हो, उसके बारे में
ऐसा है, आपकी बात सही है। ये तो पूरे संगठन की एक पद की नहीं है, पूरे संगठन की जिम्मेवारी है और सब कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इतना प्रचार कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और फीते लेके कांग्रेसी बंदर बाट करने के लिए घूम गए और कि हमारी सरकार आएगी, आपके लड़के न भर्ती कर देंगे, आपके न प्रमोशन कर देंगे, आपके को तो डायरेक्ट डीएसपी लगा देंगे। ऐसा दुष्प्रचार किया, वरना तो ये 2 सीट भी हम कम से कम रोहतक में 2 सीट बीजेपी की होनी थी। लेकिन कांग्रेस के इस दुष्प्रचार ने जो पूरे हरियाणा का समीकरण इलेक्शन देखने नहीं दिया, नहीं, यही घुमाते रहे। दुष्प्रचार तो नहीं कह सकते जी, वो भी 37 सीट जीती है उन्होंने भी। 37 सीट आज तक विपक्ष में शायद पिछले 30 साल में तो किसी की नहीं आई थी। ऐसी बात नहीं, जो तीसरी बार सरकार ही किसी की नहीं ना आई। वो भी नहीं आई थी, तो वो फिर भी जब रिकॉर्ड है। तीसरी बार सरकार बना उपलब्धि है, तीसरी बार अपोजिशन में बैठना, अपोजिशन में बैठना नहीं है। कांग्रेस की 15 ही सीट आई थी, हाँ, तीसरी बार हमारी तो सरकार बनी है। ये भी उपलब्धि है और ये भी उपलब्धि है भी, आज तक जो विपक्ष में जो विपक्ष रहा है उसकी 37 सीट शायद 30-35 साल में नहीं आई। चलो ये तो ठीक है जी, जनता ने परिणाम दिया इसमें तो किसी उसमें। ऐसा है। अच्छा आप ये बताओ, आने वाले समय में जो ये नतीजा आया है रोहतक की हम 4 सीट हार गए, कहीं सरकार जो है ना इसका बदला तो नहीं ले जनता से? नहीं नहीं, जनता से बदला नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश सरकार की एक नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबको साथ लेके चलने के लिए। पर ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया था ऐसा। कांग्रेस सरकार में ऐसे हुआ था कि थोड़ा बहुत काम रोहतक झज्जर में हुआ, बाहर पूरे हरियाणा में नहीं हुआ। तो ये समझ ले, उसका भी हमें पॉजिटिव मिला है कि उन्होंने ऐसे काम किया था कि खेड़ी मोड़ तो प्राण खड़े खोद दिए, लाखन माजरा तो प्राण खड़े खोद दिए, खरखोदा तो प्राण खड़े खोद दिए, डिग्गल तो प्राण खड़े, मतलब विकास को एक सीमित दायरे में ले दिया था। और भ्रष्टाचार इतना था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गया था। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,42,000 नौकरी मेरिट के आधार पर नौकरी दी। और उस मेरिट के आधार में चाहे 36,000 का कोई बच्चा लग गया, पढ़ने वाला ही लग गया। और ना इस सरकार पर कोई परिवारवाद का आरोप है, ना भ्रष्टाचार का, ना क्षेत्रवाद का। ये ही सरकार की सबसे बड़ी आपने उपलब्धि ये है। जो ना नौकरियां की उपलब्धि बताई, ये बहुत बड़ी बात है जिसको सब मतलब इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसमें एक कमी है। जो अब लिस्ट लगे 25,000 की, उसमें कई हजार बालक ऐसे हैं जो पहले आता है सरकारी नौकरी पर थे स्थापित है, ये वो उड़े पोस्ट होगी। तो जनता का कहना ये है कि पहले आप ऊपरली जो पोस्ट है उनकी क्यों नहीं जो रिजल्ट देंगे, ताकि वो नीचे वाले रह जाए। फिर ऐसा है कि आप ऐसी बात नहीं कह सकते। सरकार में कोई नौकरी लगे, पक्की नौकरी लग रहे हैं, बिल्कुल उसको दोबारा से फार्म भरने पर कभी रोक नहीं नहीं। है। बीजेपी ने छूट नहीं दी। ये तो जब से देश का संविधान लागू हुआ, तब से ही कोई भी ये आदमी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने रिजल्ट जो डिक्लेयर करना है वो पहले आप सी का, बी का, इनका डिक्लेयर, ताकि उनमें जो सिलेक्ट हो जाए वो डी में ना आए। फिर ऐसा है कि आपकी ये तर्क बिल्कुल गैर वाजिब है, ये वाजिब नहीं है, इसको कह सकते हैं नहीं, हम। जो जनता जो में सरकार, चलो जनता ऐसा नहीं कर सकती। अगर जो वैकेंसी खाली रहेगी, हम्म, जो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी दोबारा से भर्ती हो जाएगी। 25,000 नौकरी ज्वाइन हो गए और 2,200 और कुछ कोर्ट में कुछ केस के एक कैटेगरी का है, तो 2,200-2,400 और भी सिलेक्शन हो रहा है, वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरा कहने का तात्पर्य था कि उसमें से 6,000 बच्चे पहले डी ग्रुप में लग चुके थे, जो सिलेक्शन हुआ, जिनका सी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपकी बात का तर्क संगत बात नहीं है। जो पहले से सिलेक्शन हो रहे हैं, हाँ, वो भी डी लग सकते हैं। हाँ, डी ग्रुप छोड़कर वो सी ग्रुप में ऐसा ज्वाइन करेंगे। है, सी ग्रुप छोड़ के डी में भी लग सकते हैं। सबकी पोस्ट की चॉइस है, जी कौन किस जगह सुटेबल है, वो उसकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल। अगर वो पोस्ट बदल सकता है, आप जी चाहो चैनल बदल सकते हो, ऐसे ही लोग पोस्ट बदल सकते चलो। हैं। बट नई पोस्ट पर कोई आदमी कंफर्टेबल नहीं है, अगर भाई मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा, वो छोड़ के छोटी बात जाते हैं। अगर मैं बड़ी इतनी बड़ी पोस्ट है और वहां मेरी डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहां मेरे ऊपर काम करने का दबाव है, मैं घर से दूर नहीं जाना चाहता, मैं तो आसपास नौकरी लेना चाहता हूँ। लोग टीचिंग में आए हैं नौकरी छोड़ के। अच्छा ये तो हो गया जी। फिलहाल अभी जो जो धान कटाई का चल रहा सीजन है, इसमें पीछे कुछ जो बयान सुने थे मुख्यमंत्री जी ने, अपने अध्यक्ष बड़ोली जी ने भी ये कहा कि किसी किसान के ऊपर केस नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगातार केस हो रहे पराली जलाने के ऊपर। ऐसा है कि केस, सुनो एक मिनट, पराली जलाना किसान के ऊपर मुकदमे को आप इतना बड़ा इशू मान रहे हो।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो किसान को इतना सम्मान दे रही है, 6,000 रुपये सालाना दे रही है मोदी सरकार। और जिस ढंग से सरकार काम कर रही है किसानों के लिए, हर फसल पे, हरियाणा में सभी फसल पे आप ये समझ लो किसान सरकारी खरीद हो रही है, सबको पूरा रेट मिल रहा है। और कोई अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोई भारत सरकार नहीं करती, अकेली हरियाणा सरकार नहीं है, जी। अगर कोई एनजीटी ये कोई विभाग है जो जिनको एक पावर है जो पोल्यूशन फैलाता है उस पर कोई मुकदमा बनता है, तो ये एक एक्ट है, ये कोई अकेला बीजेपी का नहीं है, ये देश के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक्ट बनाया है ताकि पोल्यूशन ना हो, उसके तहत कोई मुकदमा दर्ज हो आपकी जाता है बात तो वो ठीक हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। कितनी कंपनी आप सापले से चले जाओ या कितना धुआं छोड़ रही ऊपर, उनका ऊपर ऐसा कोई एनजीओ नहीं आती जी। ऐसा किसान के ऊपर एनजीओ इतनी तगड़ी के ऊपर हो जाए। ऐसा नहीं है आपकी बात, किसान उन पे भी वो बनते हैं। किसान एक ऐसा है, देश की समझ लो, देश को अन्नदाता किसान है, बिल्कुल इसलिए किसान के मुद्दे उठते हैं जल्दी। जी। इंडस्ट्रियलिस्ट सिंगल है, हम्म। वो किसान नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है वो मीडिया में या समाज में या वोट के लिए वो उसका प्रचार नहीं आपका होता है। कहने का मतलब है किसान का मुद्दा जल्दी उछल जाए, जल्दी जो इंडस्ट्री वाले उनने कोई मुद्दा उछालता नहीं। उछालता नहीं, उनको वो हो जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, बिल्कुल उन पर फाइन भी होता है, उन पर उस पर रोक भी लगती है। और किसान के कोई मुकदमे कोई बने हैं तो वो हो अच्छा। जाएंगे, ये सेटल हो है जी, जाएंगे। एक किसान की वो भी पोल्यूशन रोकने के लिए है, बिल्कुल किसान को भीतर करने के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एनजीटी ये दूसरे महकमे अगर कोई एफआईआर करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, आपकी कोई बात जुर्माना लग जाएगा, छोटा मोटा हो जाएगा आपकी बात सेटल। से सहमत है, लेकिन किसान भी मजबूर है जी। अब जैसे लेबर तो है नहीं, पहले हाथ की कटाई हुआ करती, पराल काम आ जाती। अब जो कंबाइन जो कटाई कर रही है उसमें वो पराल भी नहीं बचा पा रहा है, उठा के इकट्ठी कर ले। ऐसा है तो कुछ हरियाणा में, सरकार की तरफ से ऐसा प्रबंध ऐसा करना है चाहिए। सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार ने पहल कर रखी है, हम्म पराली को भी खरीदा जाता है, पराली को भी हरियाणा सरकार खरीदती है और उसका भी यूज कर रही हम्म। है उसका भी का बोर्ड बनाने में और कहीं बनाने में उसका भी यूज हो रहा है। अब तो पराली भी बिकती है, ऐसा नहीं है कह सकते आप पराली बिकती नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत हो सकती है, एक लेवल तक की, एक लेवल तक, एक हाइट तक वो रह जा सकती है छोटी मोटी, लेकिन सरकार किसान को भी सहयोग करना चाहिए। और ये तो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो प्रचार करती है किसान को पोल्यूशन करता है, केवल किसान ही नहीं करता, मैं तो उसका समर्थक हूँ, हम्म केवल किसान नहीं करता, पोल्यूशन कई सोर्स से होता है। हम्म अगर पंजाब से अब पोल्यूशन उनके पास नहीं आ रहा, हम्म। पहले पंजाब से भी, पंजाब का किसान भी पोल्यूशन करता था, अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई तो पंजाब से पोल्यूशन बंद हो गया, अब केवल हरियाणा से हरियाणा का आता आ है। गया। हैं तो अब हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार बन जाए तो वो नहीं कह देंगे कि यहाँ से भी बंद हो गया। बंद हो उनका मुद्दा है ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इस सीजन में जब मौसम बदलता है तो एक लेयर बन जाती है और कोई भी पोल्यूशन उस लेयर से ऊपर नहीं जा पा रहा, बारिश हो जाए या हवा तेज चल जाए तो पोल्यूशन का भी समाधान हो जाएगा। ये टेम्परेरी फेज है, हर साल होता है और अच्छा। ये मौसम के अनुसार अपने आप सेटल भी हो जाएगा। जो चुनाव आया जी, पिछला चुनाव, उसमें खासकर अपने रोहतक में या रूरल एरिया में कहा जो पार्टी छोड़ के गए कुछ पदाधिकारी, चेयरमैन या मंडल अध्यक्ष, वो क्यों नहीं दी क्या भाई, आपने थोड़ी देर पहले कही भाई आ गई कांग्रेस सरकार है, तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन 8 तारीख ने पासा पलट गया, जी तो अब उनका क्या रहा होगा, उन्हें वापिस ले हो गए कि ऐसा खड़ी है कर कि दी। ये तो पार्टी का सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई रोका जाता है। लेकिन अभी ये फैसला है कि जो पार्टी छोड़ के गए थे हम्म उनको अभी हम कोई तरह की ज्वाइनिंग नहीं कराए हैं। जो बाकी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का जो फैसला होगा वही होता है हम्म। और जनता है, कोई पार्टी ज्वाइन ना कराए तो भी हमारा वोटर हो सकता है। बिल्कुल तो वो कोई जैसे नहीं है कि हम उसको वोट देने से रोक सकते हैं अगली बार, वो अलग बात है। लेकिन देर सवेर पार्टी जैसा फैसला लेगी। आज तो मैं खास तौर से ये आज 24 अक्टूबर का दिन बिल्कुल मैं हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रभारी माननीय सतीश पुनिया जी, जी जी जो पहले राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं और अब हरियाणा के प्रभारी हैं, उनका भी प्रभारी के नाते उनकी भी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। उनके नेतृत्व में भी चुनाव हुआ नेतृत्व है, में वो चुनाव भी उस कोर कमेटी के सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी और जो चुनाव प्रभारी, ये 6-7 लोग जो मेन जो इस चुनाव को देख रहे थे, उसमें सतीश पुनिया जी की भी अहम
रोल है उनका। और आज उनका जन्मदिन है। मैं सतीश पुनिया जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप इसी ढंग से पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करें और वो चुनाव जिताने के जो उनके पास फार्मूला है उस फार्मूले का पार्टी को फायदा मिले और आने वाले चुनाव में भी वो यहीं पर बारी रहें और पार्टी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे। और पार्टी को उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जन्मदिन पे एक प्रसिद्ध जो नारा है, एक स्लोगन है, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं सतीश पुनिया जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चलो ये तो हमारी होगी जी, राजनीतिक चर्चा जी। होगी अब तक इसमें, लेकिन हमारे समाज में कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जी, वो बल्कि दिमक की ढाल समाज ने कमजोर करने लग रहे जी। हैं। जैसे कोर्ट मैरिज का हो गया, लव मैरिज बोल रहे हैं, समलैंगिकता का, लिव इन रिलेशनशिप का है, नए नए जो नई उम्र के बच्चे बदमाशी में उतरने का है, नशे का है, शिक्षा में अव्यवस्था जो फैली हुई है, इनके बारे में सरकार के क्या विचार है जी? इसका के मतलब कानून करेंगे सरकार? ऐसा है, सरकार का नहीं, सामाजिक ही मामला है। सरकार इसमें अकेली सरकार नहीं कर सकती। सामाजिक संस्थाओं ने, पंचायतों ने भी जो वास्तव में गांव के, देहात के और कहीं भी एक जागरूक हैं और वो समाज को दिशा भी देते हैं, भावी पीढ़ी को भी वो अच्छा उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज या कोई वो कह रहे हैं लव मैरिज, वो कोई अपराध नहीं है, वो दुनिया में है प्रचलन, वो भी कर सकते हैं। वो इसलिए लेकिन एक फिर भी वो अपने इसलिए अपराध हो रहा है, आपकी बात सही है, लेकिन एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी हो जाए लड़की की, और वो सरकार का इसलिए मांग है क्योंकि जब परिवार को पता चले ना, जब तक तो वो उनका कंप्लीट काम हो जाए, सारी कागज कार्रवाई हो जाए, तो एक मौका क्या उनके माँ बाप को देना नहीं चाहिए, उनको मना के समझा के अगर वो मान जाए तो इसमें नुकसान क्या है? ऐसा है कि सरकार कभी नहीं रोकती, कोई मान जाता है और कोई उस पर कहीं भी कोई दोबारा से फैसला लेता है, नौजवान बालक है, उसको समझ में हम तो यही करेंगे, नौजवान पीढ़ी से ये मांग करेंगे कि आप अपने बुजुर्गों से इस बारे में विशेष तौर पर टच में रहें, सम्मान से रहें, इकट्ठे बैठे और परिवार में, बड़े परिवार में, बड़े परिवार का बहुत बड़ा होता है, उसमें मार्गदर्शन मिलता है और ये चर्चा हो जाती है कि आपकी बहन कौन है। अपनी सगी बहन ही बहन नहीं है, गांव की बेटियां भी, गांव की बहनें भी बहन है हमारी। तो ये घर परिवार में आदमी सीखता है और समाज जागरूक होगा तो लोगों को सिखाए, बच्चों को समझाए, ताकि वो कोई भी बात जो उसके ऊपर आंच आए, जो उसके मान सम्मान पे, स्वाभिमान पे और आने वाले समय में उसके प्रगति में कहीं बाधक ना पहुंचे और उसका सामाजिक कहीं पतन ना हो जाए, इस तरह के उसमें वो उस माहौल में बच्चे आए, माँ बाप के, दादा दादी के टच में रहें और उनसे सीखें कि वो कौन लोग, आप शादी कहाँ कर सकते हो, उनको पता है। आज के ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज तो कोई वो है ही नहीं, इंटरकास्ट मैरिज का तो कोई इशू ही नहीं है। इन कोई 36 बिरादरी में कोई शादी करो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ अपने गोत में, अपने गांव में और अपने एरिया में जहाँ सामाजिक रूप से कहीं कोई रुकावट है तो उस पर विशेष बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ये एक नई उम्र में उठते बालक जो बदमाशी में धसन ला रहे, बदमाशी जो दलदल है, तो इसमें तो सरकार ने कंट्रोल करना चाहिए जी। कितना ऐसा फैलाव है हो गया कि सरकार कंट्रोल कर रही है और लोगों को रोजगार दे रही है। 2.25 लाख, लगभग 1,70,000 नौकरियां सरकार दे चुकी है और पक्की नौकरी। इससे ज्यादा HKRN में भी 1.5 लाख लोग नौकरी पाए हैं पिछले 10 साल में। और सरकार लोगों को और पर्सनल काम धंधे के लिए भी जागरूक कर रही है, उनको भी सस्ते लोन देती है और बड़े इंडस्ट्री ग्रुप लगे हैं। अब और ज्यादा विस्तार होगा, रोजगार मिलेगा, काम का स्कोप मिलेगा। नहीं, अपने आगे रोजगार में बढ़ो। तो जी जो बेरोजगार है ना, बेरोजगार वो इतने बदमाशी का वो नहीं होता, जो पढ़े लिखे कॉलेज से बालक लेकड़े हैं ऐसा नहीं, उनमें ज्यादा प्रचलन देखने ऐसा मिला नहीं है। बेरोजगार तो अपनी दिहाड़ी करे हैं, मजदूरी करे हैं, अपने नहीं नहीं, बालकान ऐसा पाले। ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई जो हो, अगर कोई आदमी रोजगार पे है तो उसके पास टाइम ही नहीं है। जो सबसे बड़ा मामला बेरोजगारी का भी होता है और गलत संगत का भी होता है और अच्छे इंस्टीट्यूशन ना हो, पढ़ाई का उस माहौल ना हो, वो भी होता है। कोई एक कारण नहीं होता। बिल्कुल, जो हमने समस्या जो चर्चा करी, इनका जो मेन जो मुख्य जो जड़ है वो है शिक्षा। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी बदल गई, जो पश्चिम की जो सभ्यता थी वो हमारे ऊपर हावी होगी।
तो ये जो हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ, क्या उसमें मतलब ईसा को ऊपर डाला गया है कि भाई जो हमारी पहले गुरुकुलीय शिक्षा थी उसका ऊपर जोर दिया जा सके? उस पर जोर दे रहे हैं, और उस पर भी दे रहे हैं, योग शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं, और पुरानी शिक्षा पर भी जोर दे रहे भारत सरकार और प्रदेश सरकार भी। और क्राइम को भी, जैसा आप कह रहे थे, क्राइम पे भी रोक लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले मन से कहा है कि क्रिमिनल आदमी या तो प्रदेश छोड़ दे या ये अपना धंधा छोड़ दे क्रिमिनल का, वरना तो प्रदेश में वो सेफ नहीं है। योगी मॉडल लागू होगा। और क्रिमिनल को कोई सरकार में कोई सह नहीं है, आपने सबने पता है कि कोई कहने वाला नहीं है किसी क्रिमिनल को, कोई प्रदेश में कोई किसी ऐसा नहीं है सोच प्रदेश सरकार की कि किसी क्रिमिनल को सह दे। लेकिन बच्चे अगर कोई पढ़ते हैं तो जहाँ जो कुछ हो कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें क्या डाका साहब, हमारा आप तो एडवोकेट हो खुद, जो हमारी 1955 का एक्ट है इसमें शादी संशोधन का, हिंदू अधिनियम का, तो उसमें हरियाणा सरकार अपने लेवल पर एक प्रावधान कर सके अगर अमेंडमेंट उसमें करना चाहो तो? कुछ ऐसा है कि ये तो समाज जैसा डिमांड करे वैसी बातें होती हैं, सरकार कुछ नहीं करती इस मामले में। इसमें तो सामाजिक संस्थाओं से और पंचायतों से यहाँ से कोई मार्गदर्शन मिलेगा, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो सरकार उस पर पहल करेगी, वरना सरकार का काम नहीं है। पंचायत तो जी लगातार इस चीज पर लग रही है, कई बार पंचायत भी हो गया, मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिया हो तो। नहीं, उसमें जो भी खाप पंचायत जिस ढंग से करेंगे सरकार जरूर उनकी सुनेगी ठीक ढंग से की कुछ बातें। लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को कोई ज्यादा बड़े बंधनों में बांधना भी आसान नहीं है, इसलिए कोई सामाजिक रूप से कोई वास्तव में जिसका समाधान जरूरी है वही काम होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी में आपसे एक सवाल करते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था भी चली हुई है, प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, वो अपने लेवल पर सुविधा दे रहे हैं लोग, लेकिन एक जो समस्या आ रही है ना, हर स्कूल का एक अलग सिलेबस है जी। ऐसा है इसमें कि भी बच्चे जो ना प्राइवेट स्कूल के में तो हक में नहीं और ना सरकार हक में है, और अच्छे हर आदमी को जागरूक होना चाहिए, सरकारी स्कूल की तरफ भी आगे जाना चाहिए, अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने चाहिए। उस तरह का माहौल सरकार कोशिश कर रही है, अच्छे टीचर लगाती है, मेरिट पर नौकरी लगती है। पहले तो नौकरी ही पैसे सिफारिश से लगती थी, तो ऐसे रद्दी मास्टर लग जाते थे जिनको पढ़ाना सारी जिंदगी के लिए वो एक स्कूल पर वो एक समझ लो कि ऐसा बैठ जाता था स्कूल के ताले लगवा दे। अब उस मास्टर से बच्चे पढ़वाने का मतलब है अपने बच्चों को मिसगाइड करना। आप गलत पढ़ाओगे ना, तो सरकार तो मेरिट पे टीचर लगा रही तो पढ़ाई अच्छी कर रही है। और जो मेरिट पे टीचर नहीं लग पाते वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में रद्दी हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हुए। क्योंकि पहले सरकारी स्कूल में वो रद्दी भी लग जाते थे और अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूल में भी लग जाते थे, क्योंकि वो नौकरी पैसा वैसा दे नहीं पाए, जुगाड़ नहीं कर पाए। तो अब तो पिछले 10 साल से शिक्षा में वास्तव में सुधार हुआ है और प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूलों में रुझान बढ़ा है। आपने कहा कि भाई मतलब जो नाकाबिलियत पर जो टीचर लगे हैं, अभी इंटेलिजेंट टीचर लगे हैं, लेकिन चाड़े की बात यह है डाका साहब, जितने वो इंटेलिजेंट टीचर लगे ना सरकारी स्कूलों में, उनके 90% बालक प्राइवेट में पढ़ दे पाए। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल अब ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल में बहुत चेंजेस आए हैं और आप देखोगे इतने बड़े बड़े स्कूल हो गए, 2-3 हजार स्टूडेंट एक स्कूल में है, और वहाँ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, नए स्कूल खुल रहे हैं, नए उस पर खुल रहे हैं। जो जिस ढंग से सरकारी स्कूल का रुझान बढ़ा है पिछले 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों का रुझान बढ़ा है और प्राइवेट स्कूल का रुझान कम हुआ है। और वास्तव में प्राइवेट स्कूल ही समाधान नहीं है, सरकारी स्कूल ही समाधान है। क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब का भी बालक पढ़ सकता है, और पैसे की दौड़ में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, उस कंपटीशन में पढ़ा रहे हैं। पड़ोसी का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा भी उसी में पढ़े, मेरा कम में क्यों पढ़े। ये कंपटीशन ठीक नहीं है। पढ़ाई तो ये होना चाहिए, अगर मेरा बच्चा स्कूल में टॉप आए, बोर्ड में टॉप आए, चाहे वो सरकारी से पढ़े चाहे प्राइवेट से, तो इस कंपटीशन में माँ बाप ने आना चाहिए। अगर हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, हम उसको बोर्ड में, स्कूल में, सेंटर में, यूनिवर्सिटी में टॉप करें और अच्छी नौकरी ले, पहले नंबर पर सिलेक्शन हो, एग्जाम पास करे, इंटर्नशिप करे तो उसका सिलेक्शन हो जाए। ये समझ लो कि आप बीटेक और MBA करते हुए उसका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसी उसकी तरफ जाना चाहिए। सरकारी स्कूल के कंपटीशन में जा रहे हैं, अब उसका मॉडल उसमें पढ़ा है, उसमें KPL स्कूल में, NPL स्कूल में, तो मेरा भी सब पढ़ा है, ये क्या मतलब है? ये तो गलत बात है। ये तो एक